नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। नृत्य गोपाल दास को लेकर बड़ी खबर यह आ रही है कि वो ट्रस्ट की बैठक में अब शामिल होंगे। पहले उनके नाराजगी की खबर आई थी। कमल नयन दास ने नाराजगी की खबरों का खंडन किया। जो जिम्मेदारी मिली है उसे पूरा करेंगे कमल नयन दास ने नाराजगी की खबरों का साफ तौर पर खंडन कर दिया है। महाराज जी शाम को होने वाली तीर्थ क्षेत्र की बैठक में शामिल होंगे और जो भी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करेंगे। यानी कि क्योंकि वो अध्यक्ष हैं, ये हमने आपको लगातार जानकारी दी और उनकी नाराजगी से जुड़ी जो बात सामने आई थी वो भी हमने आपको सुनाई। लेकिन अब खबर आ रही है कि उन्हें मनाया गया। चंपत राय उन्हें मनाने पहुंचे थे, महासचिव, और उसके बाद वो मान गए हैं। अनामिका हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है, क्योंकि 3 बजे बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक है, तो नाराजगी की खबर। अनामिका, सबसे पहले नाराजगी वाले बिंदु पे बात करेंगे, उसके बाद मीटिंग की बात करेंगे। नाराजगी दूर हो गई, ये बहुत अच्छी बात है, लिहाजा आप सब मीटिंग में शरीक होंगे, तो वहां पर किस तरह का माहौल, किस तरह की तैयारियां? और देखिए, ट्रस्ट की बैठक को लेकर के काफ़ी पहले से ही तैयारियां की जा रही थी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये आ गई कि जो नृत्य गोपाल दास है, उनका ये कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी दी ही नहीं गई है। हालांकि इस पूरे गर्मा गर्मी के माहौल में चंपत राय जो है वो मणिराम दास छावनी जो जहाँ पे रहते नृत्य गोपाल दास, वहाँ पहुंचे और उनको मनाने की कोशिश की गई। करीब 45 मिनट तक की बातचीत चलती रही। उसकी बातचीत के बाद हालांकि चंपत राय ने कोई बयान नहीं दिया, लेकिन कमल नयन दास ने ये जरूर कहा कि चूंकि स्वास्थ्य उनका खराब रहता है, वो भूल जाते हैं, लेकिन अब वो पूरी जो जिम्मेदारी है उनकी, इसको वो निभाएंगे और जो 3 बजे बैठक होने वाली है यहाँ पे वो इसमें शामिल भी होंगे। अगर मीटिंग की बात करें तो मीटिंग 3 बजे से शुरू होने वाली है और जो ट्रस्ट के महत्वपूर्ण मेंबर्स हैं वो ज्यादातर इसमें रुके हुए हैं और जो बचे हुए लोग हैं वो मानस भवन में रुके हुए हैं। चूंकि अभी 1 बजे तो थोड़ा सन्नाटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, लेकिन 3 बजे यहाँ पे सरगर्मी बढ़ेगी। और माना ये जा रहा है, जितने भी हमारे पास जानकारी आई है ट्रस्ट के मेंबर्स की मार्फत से, उनका ये कहना है कि 2 से 3 तिथियां ऐसी हैं जो हिंदू पंचांग के हिसाब से निर्धारित की गई हैं। 3 अगस्त, 5 अगस्त, एक 29 तारीख का भी जिक्र आ रहा था, लेकिन 3 और 5 को लेकर के ज्यादा दावेदारी की जा रही है। ये माना जा रहा है कि 3 तारीख चूंकि रक्षाबंधन भी है, श्रावण पूर्णिमा पड़ रही है, 5 तारीख को सावन खत्म हो रहा है, इसके बाद से भादों का शुरू हो जाएगा। तो भादों में कुछ शुभ काम करते नहीं है, इसलिए इन 2 तिथियों को लेकर के गर्मा गर्मी है। इस बैठक में जब चर्चा होगी तो मंथन के बाद देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तारीख सामने आएगी कि आखिर कौन सा वो दिन है जिसको मेंशन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित करना अयोध्या में शिलान्यास के लिए। ठीक, इस पर मैं अनूप से बात करूंगी। एक प्रश्न और है अनामिका आपसे, वो ये कि मुहूर्त को लेकर भी अंदर खाने थोड़ी सी नाराजगी है कि पहले से ही बहुत देर हो चुकी है और अब ठीक है महामारी है और इस वजह से देर हो भी रही, लेकिन अब ज्यादा देर ना की जाए। इस पे आप हमें बारीकी से बताएंगी। आपने 2 तारीखों का जिक्र किया और शायद अंदर खाने जो संत समाज है वो नहीं चाहता कि तारीख और बढ़े, किसी भी तरह की कोई देरी हो। देखिए जीनत, हमने नाराजगी का दौर तब भी देखा है जब ट्रस्ट के मेंबर्स के नामों की घोषणा दिल्ली में हो रही थी। उस वक्त नृत्य गोपाल दास का नाम अध्यक्ष के तौर पे अनाउंस नहीं किया गया था, तब भी उनकी नाराजगी सामने आई थी। हालांकि तब भी मान मनोबल के बाद वो ट्रस्ट में शामिल कर लिए गए, महत्वपूर्ण पद दे दिया गया, नाराजगी शांत हो गई। अगर बात की जाए इस पूरे तिथियों को लेकर के, बातचीत को लेकर के, तो अभी फिलहाल जो तिथियां पहले से डिसाइड की जा रही थी, लेकिन उस पर एक मत नहीं बन पा रहा था, उसी को लेकर के ये बैठक बुलाई गई है। इस बीच कई बार बैठक करने का प्रयास भी किया गया। 4 अप्रैल को एक बैठक बुलाई गई थी, लेकिन वो कोरोना की वजह से नहीं हो पाई। आज भी सैटरडे और संडे, चूंकि वीकली लॉकडाउन चल रहा है पूरे यूपी में, तो आज भी लॉकडाउन ही है। अगर कोरोना के केसेस की बात की जाए तो लखनऊ में बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो अयोध्या भी उसे अछूता नहीं है। अयोध्या में भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो इसको देखते हुए भी एहतियात के तौर पे जो प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, उसके साथ साथ जो शिलान्यास का कार्यक्रम है, हालांकि वो वर्चुअल होगा या प्रैक्टिकली पीएम मोदी अयोध्या आएंगे, इसको लेकर देर शाम के बाद क्लियर हो पाएगा। लेकिन अभी जो तिथियां हैं उसको लेकर के जरूर ये माना जा रहा है कि अब जो राम भक्त हैं या जो साधु संत हैं वो ये नहीं चाहते कि चीज़ें और लिंगर ऑन हो और चीज़ें आगे बढ़ें। इसी लॉकडाउन में या इसी कोरोना काल में शिलान्यास हो जाए, ताकि काम जो है राम मंदिर के निर्माण का वो चलता रहे। जीनत, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण भी है और तारीखों का जिक्र हो भी रहा है। और अनूप हमारे साथ हैं। अनूप, 3 तारीख या 5 तारीख, अब क्योंकि प्रधानमंत्री के शेड्यूल से हम सभी वाकिफ होते हैं, बहुत ज्यादा बिजी रहता है, तो अब कोई चर्चा दिल्ली में सुगबुगाहट, क्योंकि प्रधानमंत्री रहे वो इसमें शरीक हो, ये ख्वाहिश सभी की है? देखिए, आपको बता दो कि सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि प्रधानमंत्री कार्यालय को पहले भी राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इस बात का न्योता भेजा गया था और जो पीएमओ है वो एक तरह से 3 या 5 तारीख में से किसी एक डेट को लेकर सहमति जताने को तैयार है। हालांकि उनकी तरफ से ये कहा गया कि पहले आप अपनी बैठक कर लें,
और उस पर फैसला ले लें। उसके बाद आप समय बता दें, उसके मुताबिक जो है वो प्रधानमंत्री अपना समय देंगे। दूसरी बात बता दूं कि अब तक इस बात पर निर्णय नहीं हुआ है, या असमंजस की स्थिति है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे अयोध्या जाएंगे या वर्चुअली इस समारोह का शिलान्यास करेंगे। चूंकि कई तरह की बातें आ रही थी कि क्या प्रधानमंत्री जाएंगे या नहीं जाएंगे, चूंकि ये बहुत बड़ा मौका है बीजेपी के लिए, खास तौर पर संघ के लिए, ऐसे में ज्यादा ये चांसेस हैं, कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर, चाहे वो वर्चुअली हो या फिर अयोध्या जाकर इसमें शामिल जरूर होंगे। 3 या 5 तारीख, ये 2 दिन प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से तय है। आज की बैठक में वाकई निगाहें होगी और इसी बैठक के बाद फैसला होगा कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम क्या होता है। जी बिल्कुल, अनामिका भी हमारे साथ हैं, तो ये तय हो जाएगा। लेकिन अनामिका, जो आप 2 तारीखों का जिक्र कर रही हैं, तो हम ये मान के चले कि जिस तरह से एक दबाव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर सबकी रजामंदी, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा, कुछ घंटों का, बमुश्किल 2 घंटे हमें इंतजार और करना होगा, तारीख साफ हो जाएगी। देखिए जीनत, जैसे ही ट्रस्ट का गठन हुआ उसके बाद से नित्य गोपाल दास, चंपत राय और निपिंद मिश्र जो कि चेयरमैन है समिति के, वो गए थे पीएम मोदी से मिलने के लिए, और उन्होंने तब भी एक ऑफिशियली आग्रह किया था। हालांकि तब चीज़ें अभी इतनी आगे नहीं बढ़ी थी। जो कि यहाँ पे काम चल रहा है पत्थरों को तराशने का, या उस पर्टिकुलर एरिया को के आसपास की चीज़ों को साफ करने का, मिट्टी को चेक करने का, तमाम अभी काम हुए नहीं थे। इस बीच एक और पत्र लिखा गया, पीएम मोदी को आने का आग्रह किया गया, लेकिन उस भी लेटर में कहीं भी तारीख का जिक्र नहीं किया गया था। और जिक्र इसलिए भी नहीं किया गया था क्योंकि शासन के स्तर पे, जिला प्रशासन के स्तर पे जो तैयारियां थी अभी वो माकूल नहीं थी। लेकिन इस बीच लॉकडाउन में भी काम चलता रहा, और काम चलने के साथ साथ चूंकि अब कोरोना काल चल रहा है, 2 मीटिंगें ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी हैं, तो आज जो बैठक हो रही है इसके बाद ये माना जा रहा है कि जो 2 अगस्त या 3 अगस्त या 5 अगस्त की बात की जा रही है, अभी उसमें भी 1.5 महीने का समय है। तो अगर पीएम मोदी अपनी हामी भरते हैं या वो कहते हैं कि हाँ ठीक है वर्चुअली या प्रैक्टिकली वो शामिल होंगे, तो 1.5 महीने में जो बची तैयारियां हैं उसको भी पूरा कर लिया जाएगा। पीएम मोदी के शिलान्यास के बाद ही राम मंदिर के निर्माण को एक नया रास्ता मिलेगा, जो रफ्तार है वो थोड़ी आगे बढ़ पाएगी, जिसमें 2.5 साल 3 साल का समय और लगेगा। तो कम से कम शिलान्यास हो जाए, ये साधु संतों की सबसे ज्यादा मांग है, और इसी को लेकर के आज की जो बैठक है वो काफी, और इस मीटिंग पर आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। और जैसे अनूप ने जानकारी भी दी कि पीएमओ भी तैयार है 3 या 5 तारीख में से किसी एक दिन वक्त देने के लिए। सूत्रों के हवाले से भी थोड़ी इंफॉर्मेशन मिली है, पल पल की अपडेट्स हम आपको देंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। एक तरफ आज राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट की बैठक के बाद आज शिलान्यास का रास्ता साफ हो जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में कार्यशाला में चल साफ सफाई की अगर बात करें, पत्थरों की साफ सफाई, तराशने का काम भी जोरों से चल रहा है। पत्थरों की सफाई का काम कर रही कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर का कहना है कि समिति के निर्देश के मुताबिक जितना जल्दी कहा जाएगा उतनी जल्दी हम काम खत्म करेंगे। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक के बाद आज देर शाम एक तरफ शिलान्यास की तारीखों का ऐलान हो सकता है, तो वहीं दूसरी ओर कार्यशाला में भी जो सक्रियता है अब वो दिखाई दे रही है। हालांकि इस लॉकडाउन में ये बताया गया कि ये काम बंद कर दिया गया था कुछ दिनों के लिए, लेकिन एक बार फिर से जहां एक तरफ साधु संत और ट्रस्टीज जो हैं सक्रिय दिखाई दे रहे हैं मंदिर के निर्माण को लेकर के, और बैठक के बाद अब पीएम मोदी के आने की बात भी की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पर काम में तेजी दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, अभी यहाँ पे जो काम चल रहा है वो कब से बंद था और फिर से क्यों शुरू कर दिया गया है? बंद का तो हमको नहीं मालूम, बट हमको 1 महीने हो गए हैं काम करते हुए। मैं केले कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से हूँ, और हमारी जो ब्रांच है क्लीन एंड क्योर, हम पूर्णतः स्वदेशी कंपनी हैं। और हमको जो दिया गया था ये लॉट, ये लगभग पूरा होने पे है, तो आज की जो भी मीटिंग के बाद डिसाइड होगा। जी, तो आपके सामने हो रहा है काम। ये वाइट पेंट कैसा लगा रहे हैं पत्थरों पर? ये पेंट नहीं है, ये एक केमिकल है, क्लीनिंग केमिकल है जो स्टोन क्लीनिंग में काम आता है। तो जो भी इसमें एल्गी, फंगस, रस्ट वगैरह जो लगे हुए हैं वो हम अलग अलग तरह के केमिकल हैं, 23 तरह के 23 टाइप्स के केमिकल्स हैं। तो जहाँ जो रिक्वायरमेंट होती है वो अप्लाई करते हैं हम लोग। कितना समय लगेगा आपको जितनी कार्यशाला में जो पत्थर है उन सबको क्लीन करने में लगभग? देखिए, हमारी तरफ से तो पूरी तैयारी है, और जैसा हम समिति की तरफ से आदेश होगा, हमको अगर बोला जाता है 2 महीने में करना है, 3 महीने में, 4 महीने में, तो हम उसके लिए प्रिपेयर हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये जो अगली तस्वीर मैं आपको ये दिखा दूं कि ये जो केमिकल है ये खास तौर पर क्लीनिंग के लिए है। इसके अलावा वो देखिए जो पत्थर तराशे जा चुके हैं उनको पानी की फोर्स जो है वहाँ पर देख सकते हैं आप, उसके जरिए पहले क्लीन किया जा रहा है, और जहाँ पे नकाशी है पत्थरों में, यानी कि जहाँ तक पानी पहुँच नहीं पाएगा वहाँ पे केमिकल के जरिए इसको साफ
करने की कोशिश की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि चूंकि समिति की तरफ से ये बोला गया था, ये काम चल रहा है 1 महीने से, और अगर ये बोला जाता है कि 1.5 महीने में ही पूरे पत्थरों की सफाई हो जानी चाहिए, तो ये जो काम चल रहा है यहाँ पे इसमें और तेज़ी लाई जाएगी और 1 से 1.5 महीने में भी हो सकता है ये काम, 2 महीने में भी हो सकता है। ये और बात है कि बहुत सारी बातें और बहुत सारे काम आज शाम की बैठक में होने वाले फैसले पर डिपेंड करते हैं। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18 अयोध्या। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। राजधानी लखनऊ में लोक भवन के सामने अमेठी की मां बेटी द्वारा आत्मदाह किए जाने की घटना के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ अमेठी में एसओ सहित 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ अब लखनऊ पुलिस ने मामले के पीछे साजिश का जिक्र किया है और मामले में एआईएमआईएम और कांग्रेस नेता सहित 4 के खिलाफ आपराधिक साजिश में एफआईआर भी लिखी गई है। लखनऊ पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने बताया है कि शुक्रवार शाम लोक भवन के गेट नंबर 3 पर 2 महिलाओं ने खुद को आग लगाकर खत्म करने की कोशिश की। दोनों मां बेटी को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालत चिंता से बाहर है। इस संबंध में 9 मई 2020 को अमेठी में 2 एफआईआर लिखी गई थी। अमेठी में गाड़ियों अगर हम बात करें, अमेठी में ये जिक्र हुआ कि गुड़िया ने अर्जुन और 3 अन्य के खिलाफ एफआईआर लिखाई थी। कल रात जो साक्ष्य मिले हैं उनमें षड्यंत्र का पता चला है। वह यह है कि अमेठी में ये लोग लगातार टच में बने हुए थे कदीर खान से, जिसने इन्हें यह प्रेरित किया कि यदि यह लखनऊ आकर और इस तरह की हरकत करे, आत्मदाह की कोशिश करे, दिखावा करे, प्रेरित किया, तो इनकी बात बहुत हाईलाइट हो जाएगी और यह छोटा सा विवाद जो वहाँ था वह सुलझ जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। कि ये लोग कांग्रेस कार्यालय में जाकर और अनूप पटेल से मिली थी, जहाँ से उन्होंने एक मीडिया कर्मी को फ़ोन भी किया था, लखनऊ के मीडिया कर्मी को, उनसे भी बातचीत हुई। उन्होंने इस बात को स्पष्ट भी किया कि उनसे बातचीत हुई थी और यह बताया कि इस मामले को हाईलाइट किया जाए। उसके बाद फिर उसके उपरांत भी ये संपर्क में रही और अनूप पटेल ने भी बहुत क्लियरली इनको जो एविडेंस आ रहे हैं यह प्रेरित किया कि यह आत्मदाह की कोशिश करें, दिखावा करें, आत्मदाह करें, तो इनकी बात सुन ली जाएगी। तो प्रथम दृष्टया बहुत स्पष्ट रूप से तथ्य प्रकाश में आए, वह यह है कि इसमें यह एक कॉन्स्पिरेसी के तहत की गई घटना है। ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है जिसमें इनको भड़काने में कुछ लोगों ने अहम रोल प्ले किया है। इसमें 4 लोगों के खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर नामजद किया हुआ है। जो 4 एफआईआर में नामजद हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। एक आसमा है, दूसरा सुल्तान है, तीसरा व्यक्ति यह एमआईएम अमेठी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है कदीर खान, और चौथे कांग्रेस के हैं जो पूर्व प्रवक्ता बताए गए हैं अनूप पटेल। कल एक इंसिडेंट हुआ यहाँ पर जहाँ लोक भवन के गेट नंबर 3 के पास 2 महिलाएं, साफिया, श्रीमती साफिया जो 55 वर्ष की हैं और गुड़िया उर्फ आसना जो इनकी बेटी हैं, यह दोनों ने आग लगाने की कोशिश की, आग लगा ली अपने को, और इसमें साफिया की काफ़ी अधिक बर्न्स हुई हैं और गुड़िया की लगभग 15% बर्न्स हुई हैं। इनको तुरंत वहाँ से हॉस्पिटल पुलिस द्वारा ले जाया गया सिविल हॉस्पिटल में, जहाँ इनका इलाज चल रहा है। मोहम्मद शबाब हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शबाब, कल तक ये मामला बहुत सरल नजर आ रहा था कि जमीन का विवाद था, प्रशासन सुन नहीं रहा था और मजबूर होकर एक कदम उठाना पड़ा, लेकिन आज जो कमिश्नर ने खुलासे किए हैं उसके बाद साफ साफ राजनीति और एक नहीं कई पार्टियों के शामिल होने की बातें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए जीनत, इस बात में कोई दो राय नहीं कि कहीं ना कहीं लोगों की ज़रूरतों का, लोगों की कमज़ोरियों का फ़ायदा राजनेता किस तरह उठाते हैं, ये मामला इस बात को बखूबी बताता है। गुड़िया और साफिया के घर के बाहर की ज़मीन का ये मामला था। बताया जा रहा है ज़मीनी विवाद भी बहुत छोटा था, नाली खड़ंजे की बात थी जिसको लेकर के लगातार शिकायत कर रही थी पुलिस में भी, लेकिन इनकी कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही थी। जिसके बाद ये एमआईएम के नेता कदीर खान के संपर्क में आए और कांग्रेस के नेता अनूप पटेल के संपर्क में आए। इन दोनों से अलग अलग इनकी मुलाकात
हुई, इनकी अलग अलग बातचीत हुई, जिसके बाद इन दोनों ने इनसे इस बात को कहा कि आप लखनऊ जब जाएं और लोक भवन विधानसभा के बाहर जब आत्मदाह करेंगे तभी आपकी बात को सुना जाएगा और तभी आपकी बात को गंभीरता से मीडिया दिखाएगी। इसी बात को इन लोगों ने गांठ बांध लिया और ये लोग लखनऊ आ गए, जहां पर आत्मदाह इन्होंने किया, जिसमें जो साफिया हैं, जो बुजुर्ग हैं 55 वर्ष की जिनकी उम्र है, उनको बहुत ज्यादा वो जली हैं और बेटी जो है वो लगभग 15% जली है। दोनों लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती हैं। एक मामला भी है राजनीतिक साजिश को बताता है, दूसरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं पुलिसिया कार्रवाई को भी बताता है कि अगर अमेठी के उस थाने में जहां पर इन महिलाओं की जो भी परेशानी थी, अगर पुलिस के लेवल पर उसको वहीं पर सॉर्ट आउट कर दिया जाता तो फिर उन महिलाओं को किसी और के संपर्क में आने की जरूरत नहीं पड़ती। वो महिलाएं किसी और के पास जाती नहीं, जो उनको उकसाते नहीं, जो वो लखनऊ में आके आत्मदाह करती नहीं। हालांकि पुलिस ने इस पर तेजी के साथ कार्रवाई करते हुए 4 एफआईआर दर्ज की है, जैसा कि कमिश्नर साहब ने बताया, जिसमें एमआईएम के एक नेता कदीर खान पर एफआईआर है, एक कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता पर एफआईआर है, एक सुल्तान नाम का व्यक्ति है और एक आसमा नाम की चौथी शख्स है जिस पर एफआईआर हुई है, जिसमें आसमा और कदीर खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आसमा को कल ही गिरफ्तार कर लिया गया था, कदीर खान को अमेठी से गिरफ्तार करके लखनऊ लाया जा रहा है। कांग्रेस के नेता और चौथा जो व्यक्ति सुल्तान है वो अभी भी फरार चल रहा है। इसके अलावा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 पुलिसकर्मियों को लखनऊ में निलंबित किया है, लोक भवन के गेट नंबर 3 के चौकी पर, और 4 बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो सख्ती के साथ उस पर कार्रवाई हो रही है। विकास दुबे से जुड़ी बड़ी खबर, विकास और जय के बीच था जबरदस्त लेन देन। 1 साल के अंदर 75 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। लगभग 6 बैंक खातों से 75 करोड़ रुपए का लेन देन। जांच में ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है। पुलिस हर पहलू पर जानकारी इकट्ठा कर रही है और पुलिस ने सभी दस्तावेज ईडी को भेज दिए हैं। करोड़ों रुपए का नगद लेन देन भी हुआ, जिनका कोई लेखा जोखा नहीं पाया गया है। आईपीएल के सट्टे में 5 करोड़ रुपए लगाए गए। पुलिस और एसटीएफ की जांच में यह भी खुलासा हुआ, आरोपी जय वाजपेयी बीसी चलाता था, विकास की काफी रकम सट्टे में लगाता था। जब जय वाजपेयी ऑनलाइन ये पैसा लगाया करता था और विदेशी लोगों की संलिप्तता भी इसमें पाई गई है। सबसे पहले विकास दुबे के साथ जिस नाम का जिक्र हुआ वो जय वाजपेयी था। मदद से लेकर, पारिवारिक ताल्लुकात से लेकर, उसकी पत्नी के तमाम सहयोग को लेकर, गाड़ी से लेकर, और अब 75 करोड़ से ज्यादा का लेन देन जिसके डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, और बहुत ज्यादा लेन देन ऐसा भी है जिसकी जानकारी अभी जुटाई जा रही है। अमित गंजू हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, रोजाना ये खुलासे बता रहे हैं कि विकास दुबे का साम्राज्य तो बहुत बड़ा था। 75 करोड़ की रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं। ये बताती है कि आपके पास कोई नौकरी नहीं, लेकिन आपने इतना लोगों को तंग किया कि आपके पास इतना पैसा, आपने इतना लूटा लोगों को। देखिए जीनत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद जिसको खजांची कहा जाता था जय वाजपेयी को, उसकी 2014 में मात्र 4500 या 5000 रुपए की एक नौकरी प्रिंटिंग प्रेस में करने वाला व्यक्ति आज जेट टावर का मालिक है, जिसमें कानपुर में तमाम ऐसे टावर्स हैं जो जेट वाजपेयी नाम से टावर्स हैं। उसके बाद जैसे जैसे शिकंजा कसता चला गया, एसटीएफ की टीम और पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया और जो चीजें अब निकल के हमारे सूत्रों के हवाले सामने आई है, जिसमें विकास और जय के बीच अच्छा लेन देन था 1 साल के अंदर। जिस 2019 से लेकर 2020 तक की अगर हम बात की जाए, 2020 तक की घटना हुई, उससे 15 दिन पहले तक की ये जो जानकारी आई है, 75 करोड़ का लेन देन था। लगभग 6 बैंकों के खातों में 75 करोड़ का लेन देन हुआ। उसमें कुछ नेशनलाइज बैंक हैं और कुछ कोऑपरेटिव बैंकों की सामने जिक्र आ रहा है। इस जांच में 75 करोड़ के ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है। पुलिस की जानकारी अब इकट्ठा करके दस्तावेज अपने ईडी को दी है। आज ईडी की टीम ने कानपुर आना था, मगर किसी वजह से आज टीम नहीं पहुंची है। हमारे सूत्र बताते हैं कि कल या परसों ईडी यहां रहेगी। इसके अलावा आईपीएल के सट्टे में 5 करोड़ रुपया और एसटीएफ की जांच में इसका खुलासा भी हुआ है। वहीं जय वाजपेयी बीसी चलाता था और बीसी में लगभग 75 ऐसे लोग हैं जिनका पैसा इसमें लगा था, और सूद ब्याज का जो काम है वो भी सामने आया, जिसमें विकास दुबे का फ्रंट में जो 5 करोड़ रुपया है उसको 2% के हिसाब से विकास ने इसको दिया था, और आगे इसने 5% में बाजार में, जिसमें ब्रह्मनगर से लेके पी रोड और सीसामऊ बाजार के लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट किया था। यानी कहीं ना कहीं जय वाजपेयी ऑनलाइन सट्टा भी खिलवाता था और इसके कुछ विदेशी रोजाना हो रहे खुलासे यकीनन शिकंजा और बढ़ाने वाले। बहुत शुक्रिया आप जुड़े, और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।